बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, अभी पूरे पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहस जारी थी, 27वीं आईनी तरमीम की खबरें जारी थी, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट सबसे कुछ देर पहले, आज तकरीबन कोई 6:30 से 7, सवा 7 के दरमियान बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नेशनल असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का हुकूमत ने फैसला किया। ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई 2/3 मेजोरिटी की तो जरूरत नहीं थी, तो हुकूमत ने वो बिल मंजूर करवा लिया। कोई 7 बज के कुछ मिनट के ऊपर आज हुकूमत ने 17 से 34 जजेस की तादाद कर दी है सुप्रीम कोर्ट के। चंद क्वेश्चन हैं कि जहां पर अभी 26वीं आईनी तरमीम में जो नकायस थे वो बहस जारी थी, एट द सेम टाइम 34 जजेस कर दिए। अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, एक्सचेकर के ऊपर कितना बोझ बढ़ेगा, ये तो इन डेज टू कम अंडर डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आया कि क्या इस सारी डेवलपमेंट ने आपने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया हुआ है? क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, इस सारी इतनी बड़ी डेवलपमेंट में ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम जब 2/3 मेजोरिटी हासिल भी की गई थी, तो तब भी एक सवाल पूछा जाता था कि क्या गवर्नमेंट के पास इखलाकी तौर के ऊपर कोई ऐसा जवाब है कि ये तरमीम जो लेके आ रही हैं। एट द सेम टाइम नाउ पेंडेंसी जो लोअर कोर्ट्स में 83% है और 60,000 केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। लेकिन आपको और मुझे बताया फिर से यही जाएगा कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा हमने जजेस की तादाद बढ़ाई है। वही जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा कि जजेस बैठेंगे कहाँ पे, कोर्ट रूम्स नए बनेंगे, लॉजिस्टिक्स का और एक्सचेकर के ऊपर किस हद तक ये एक नया बर्डन होगा इवेंचुअली पे, तो आपने और मैंने करना है। इन्हीं तमाम और एक नॉट टू फॉरगेट PIA, उसकी निजकारी, इन्हीं तमाम टॉपिक से बात करते हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से आप सर? ठीक ठाक है, थैंक यू। फवाद साहब, एट वंस क्या जरूरत पड़ गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 17 से 34 तादाद करने की? देखिए, बात यह कि इसका ताल्लुक एक्सपेंसेस वगैरह से नहीं है, ये छोटी बात है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो हुकूमत ये कर क्यों रही है सारा कुछ, बुनियादी तौर के ऊपर वो चाहते हैं कि जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस है, नैब है, पंजाब पुलिस है, FIA है, जिनको जब वो उठा के फोन करते हैं तो वो बगैर ये देखे सुने कि इसकी कोई लीगैलिटी है, कुछ है, वो पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इनकी जरूरत कैसे हुई कि ये आइन के या इंडिपेंडेंट होके या हमारे फैसलों को एवेल्युएट करने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि जो फैसला करे वो पहले लॉ मिनिस्टर साहब को, अटॉर्नी जनरल को दिखाया करे। अगर वो समझें कि ये ठीक है तो वो फिर जारी कर दिया करे, वरना उसको बदल दे। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है बुनियादी तौर के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ करने की जो एक एक्सरसाइज 2 साल से जारी है, ये उसका एक पिनिकल पॉइंट है, ये उसका नुक्ता अरूज है। और अभी आपने देखा है कि जो तमाम लेजिस्लेशंस हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर जजेस को बतौर इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, सुपीरियर जुडिशरी को स्पेशली बतौर इदारा खत्म करने की एक कोशिश भी है, और उसमें काफी हद तक हुकूमत कामयाब भी हुई है, क्योंकि वकला ने और जजेस ने और पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। तो हुकूमत को खुल खेलने का मौका मिला है, एस्टैब्लिशमेंट को खुल खेलने का मौका मिला है, और पाकिस्तान को तो अब बुनियादी तौर के ऊपर एक जो बांग्लादेश हसीना वाजद के अंडर था उसके करीब हम एक मुल्क जो है अब बन गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी तरमीम कर दी गई सर, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत जी, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत जी, वो तो जाहिर है, वो भी तो हमारे सामने जो है वो भी कर दिया गया है। और बुनियादी तौर के ऊपर अब तो सिर्फ यही करना रह गया है कि पाकिस्तान को ऑफिशियली बादशाहत या खिलाफत डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि एक ये लगे कि जनाब ये बस यही अब होना है, इसी तरह से पाकिस्तान में रहना है, और देख लेते हैं। और एटलीस्ट अगर आज और कुछ नहीं किया जा सकता तो ये नोटिफाई कर दिया जाए कि यही हुकूमत जो है ये अगले 20 साल के लिए ये निजाम इसी तरह चलाना है 20 साल के लिए। तो 20 साल के बाद भी क्यों जाएंगे, ठीक है ना, ये तो जाएगा कोई क्यों, जब कोई चैलेंज नहीं है तो वो कंटिन्यू भी करे। तो और अभी तक बज़ाहिर कोई चैलेंज जो है वो जाहिर नहीं है। पहले मीडिया भी लेट गया, सिविल सोसाइटी भी लेट चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी उन्होंने तो खत्म ही कर ली, तोड़ ही ली। PTI ही एक पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बाद जो है वो वकला और जजेस की तरफ से कोई रेजिस्टेंस उस तरह से आई नहीं। और अब तो ये देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर उठाना, तशद्दुद करना, अगवा करना, ये सब न्यू बिजनेसेस, लोग आते हैं उसके बाद उनका ठट्ठा ही बनता है हफ्ते बाद। एंड इट्स लाइक
बस है, अब सोसाइटी ऐसी, क्या कह सकते हैं। फवाद साहब, यू सेड पीटीआई थी लाइक एक सूबे में आज भी उनकी हुकूमत है, सबसे पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी है, एट द सेम टाइम व्हाई यू सेड थी? क्या पीटीआई इज नो मोर? क्या पीटीआई खत्म हो चुकी है, टूट फूट चुकी है? नहीं, पीटीआई तो खैर नहीं ना जी, इमरान खान के साथ है। पीटीआई की ऐसा कार्डर ही नहीं बचा। पीटीआई तो एज अ पार्टी तो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है, लोग इमरान खान के साथ। और इस वक्त यही है कि इमरान खान की एक वेव है लोगों के अंदर, जिसकी जो पार्टी ना होने की वजह से जाहिर है कि उसको ऑर्गेनाइज नहीं हो सक रही। और बेसिकली इस वक्त कोई तो चैलेंज नहीं ये है। फेलियर मौजूदा लीडरशिप का है, जो दस्तयाब लीडरशिप है पीटीआई की? कई फैक्टर्स होंगे, मुझे तो भी खान साहब ने मैसेज दिया बड़ा स्पेसिफिक, क्रिटिसाइज नहीं करना, बात नहीं करनी, तो नहीं कर रहे। नुकसान इसका भी वैसे खान साहब को ही है, लेकिन बात वो कह रहे नहीं करे, वो समझते हैं कि ये बेहतर है, नहीं करते। आपको तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फैसल साहब के थ्रू आई थी ना। एनीवेज, पीआईए की निजकारी, उसके ऊपर आप डिटेल में बात कर रहे थे, उस पर केपीके की हुकूमत भी खरीदार है। अब तो सुना है पंजाब गवर्नमेंट भी एयर पंजाब के नाम से शायद उसको एक्वायर करके खरीद के कोई अपनी एयरलाइन बनाने चल पड़ी है। वही इदारे, जिस तरह यू कोटेड इट अर्लियर, कि वही इदारे जिसका आईएमएफ ने कहा कि जान छुड़वाएं, हुकूमतें खरीदने चल पड़ी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनको। ये तो नॉन सीरियस बात है। तो किसी वज़ीर खजाना ने इस तरह की बात जो है वो नहीं की है, क्योंकि देखे ना, प्राइवेटाइजेशन तो यही इसलिए कर रहे हैं ना आप, कि हुकूमत से नहीं चल रहा और आप उसमें पैसे डाल रहे हैं हुकूमत के। तो आईएमएफ कह रहा है जी कि ये नहीं हो सकता कि आप हमसे पैसे लें और खसारे में चलने वाले इदारों के अंदर पैसे डालते रहे, उनके अंदर और मुलाजिम अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को भर्ती करते रहे, जैसे पीपल्स पार्टी करती रहती है, खसूसन पीपल्स पार्टी करती है। आपको शायद नून लीग ने दोबारा यही शुरू कर दिया, पीटीवी के अंदर तकरीबन 600-700 बंदा भर्ती कर लिया, सारे इदारे तबाह बर्बाद कर दिए। तो ये एक मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशनैलिटी ये थी कि आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे। अब ये अलग बात है कि 7.5 मिलियन डॉलर खर्च करके आपने जो तरीकाकार फवाद हसन फवाद साहब ने शुरू किया था और अब वो हुआ, उसके बाद बोली आपको 10 अरब की आई। और उसमें भी जो सबसे फनी पार्ट है कि वो जो बोली देने वाले हैं, उन्होंने कहा जी पैसे हमारे पास नहीं है, आप इस तरह कर लें कि हमसे प्लॉट ले लें। तो यू कैन इमेजिन द सीरियसनेस ऑफ दिस होल प्रोसेस। लेकिन उसके बाद एक और लैंड डेवलपर है, वो भी मैदान में आ गए, उन्होंने कहा जी कि 10 अरब दे रहे हैं, हम इससे ज्यादा के प्लॉट देने के हम भी नहीं। अब तो ये कैसे पब्लिसिटी स्टंट हो गया ना। हाँ, नॉट सीरियस कुछ भी नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा नॉट टू क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, लेकिन पीटीआई के पास फवाद साहब वे आउट है क्या इस मोमेंट पे? एक तरफ डील और ढील की खबरें आती हैं, खुद हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि लग रहा है कि बिहाइंड द कर्टन, कुछ ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट है जब बुशरा बीबी साहिबा केपी के चली गई, तो उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ लग रहा है कि बिहाइंड द कर्टन भी कुछ है जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम पीटीआई के पास वे आउट है क्या? कोई डील वाकई हो रही है एट दिस मोमेंट? देखिए, अगर बातचीत हो रही है ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपका जब स्ट्रीट पे प्रेशर नहीं होगा, हुकूमत को कोई मजबूरी नहीं होगी, तो फिर अगर आप डील की तरफ भी जाएंगे तो बड़ी बुरी डील मिलेगी ना। लिहाजा पीटीआई का तो एक ही काम है, और वो काम ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट के ऊपर एक प्रेशर हो। अब मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान में जो हमारी एक यहाँ हिंदुस्तान की में एक रवायत है, उसको भी आप देख लें और प्रैक्टिकली भी देख लें, आपको ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ इमरान खान की फैमिली लीड कर सकती है। उनकी बेगम हो, बहनें हो, ये लोग हैं जो कि लीड कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो पार्टीशन से पहले, ये तकसीम से पहले जवाहरलाल नेहरू जब गए थे कैद में, तो उनकी वालिदा और उनकी बेगम जो नॉन पॉलिटिकल थी, और फिर सरोजिनी नायडू जो उनकी बहन थी, जो बाद में तो खैर वो हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम हुई सियासत में, लेकिन उनको जो है वो उन्होंने कहा था कि वो लीड करें। इसी तरह से नुसरत भुट्टो ने लीड की थी, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के गिरफ्तारी के वक्त में, कलसूम नवाज शरीफ ने लीड की थी, और पहले बेनजीर भुट्टो शहीद ने लीड की थी। तो ये मेरी नजर में पीटीआई को पास कोई और इस वक्त मौका, लीडरशिप नहीं है जो इस किस्म की जो है वो स्ट्रीट प्रेशर बना सके। और अगर इमरान खान की जो फैमिली है वो इस जिम्मेदारी को नहीं लेते, तो फिलहाल बड़ी तहरीक बनना जो है वो मेरी नजर में मुश्किल है। देखें ना, आपने मौके भी तो जाया कर दिए ना। 9 फरवरी को मौका था जब आपको निकलना चाहिए था, आप नहीं निकले।
फिर आपने अलायंस नहीं बना सके। आई थिंक द बिगेस्ट फेलियर ऑफ पीटीआई इज कि अपोजिशन अलायंस नहीं बना सके। आज मौलाना साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जी वो कितनी दबंग है, और मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरीके से अभी रोल अदा किया है, आई थिंक मौलाना को अब तक तो पीटीआई का अलायंस हो चुका होना चाहिए। लेकिन ये तो असद कैसर साहब को टास्क मिला हुआ था मौलाना के साथ अलायंस का, तो आई थिंक ये तो इंडिविजुअल सा फेलियर लगता है, बिकॉज वही मेन कैटलिस्ट या मेन फैक्टर था जो सारे अलायंस में पीटीआई ने आगे रखा हुआ था असद कैसर साहब को। हाँ, बस फिर उनके अपने भी मसाइल थे नहीं। हाँ, एट द सेम टाइम जो है वो मतलब एट द सेम टाइम जब अलायंस की बात करते हैं तो सीएम केपी के जो हैं उनकी स्टेटमेंट अभी कल परसों की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर खुल के क्रिटिसिज्म था। और जब वो स्टेटमेंट आई तो हम सब भी यही सोच रहे थे कि यार एक तरफ अलायंस की बातें हो रही हैं, एक तरफ इकट्ठे चलने की बातें हो रही हैं, एक तरफ अली अमीन साहब की इस तरह की स्टेटमेंट आ गई, तो आई थिंक वो अलायंस ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर ना, मौलाना के पास भी रास्ता जरा नैरो हो जाता है उनका भी। तो वो तो लोकल पॉलिटिक्स है ना। फिर जी लोकल पॉलिटिक्स अगर इमरान खान की रिहाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर क्या हो सकता है? हाँ, वो तो हमारे लिए प्रायोरिटीज तो ज़रा इमरान खान की रिहाई। वो तो प्रायोरिटीज की पीटीआई ने प्रायोरिटाइज करनी है ना चीजों का, कि किस प्रायोरिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो तो अली अमीन गंडापुर जाने। अच्छा, उस पर एक बैरिस्टर सैफ साहब की स्टेटमेंट है कि जी डील नहीं लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग की हद तक मामलात हमारे चलते रहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, सिंस के वहां पर उस प्रोविंस में गवर्नमेंट है। आपको समझ आती है कि डील और अंडरस्टैंडिंग का कोई फर्क कुछ है बारीक सा इसमें कोई? डील का मतलब तो यही होगा ना कि फिर के कोई आप किसी नतीजे पे पहुंच जाए, और अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक हम स्मॉल स्टेप्स में जा रहे हैं। देखिए, बैरिस्टर सैफ जो है ना वो बड़े सीरियस आदमी है, तो वो ज्यादा लोग मीडिया में उसे जानते नहीं है उनका बैकग्राउंड या वैसे, लेकिन वो उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी जो आई वुड से कि उनकी जो एक बैकग्राउंड है वो बड़ी एक अहमियत की हामिल है पाकिस्तान की इस वक्त की सियासत। और उनका जो कहना है वो इम्पोर्टेंट है, और उसको मैं बिल्कुल जो है वो रद्द नहीं करूंगा। आई थिंक सैफ उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं एक्चुअली उनके मैं जानता हूं उन्हें, हिज कॉन्टेक्ट्स, ही हैज सम सीरियस कॉन्टेक्ट। तो इसका मतलब है कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो सीरियस कॉन्टेक्स्ट के बाद ऑब्वियसली वेटेज है उस स्टेटमेंट का। मैं तो उनकी स्टेटमेंट को वेटेज देता हूँ हमेशा। उसी स्टेटमेंट को फिर हम केपी के गवर्नमेंट का वर्जन भी समझें? जाहिर है कि सीएम के वो एडवाइजर हैं, चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान है, तो उनकी जो बात होगी जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल होगी उनके साथ। तो फिर एक तरफ पीटीआई एजिटेशन की तरफ जाना चाहती है, एक तरफ अंडरस्टैंडिंग में है, और अंडरस्टैंडिंग से डील तक का सफर तय करने में है, तो फिर दो धड़े तो पीटीआई में सामने खुल के नजर आ रहे हैं ना। एजिटेशन तो देखिए ना, आपने करना ही करना है, चाहे आपकी एंगेजमेंट भी हो, बातचीत भी हो, तो एजिटेशन तो होना। असल में देखिए ना, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो फिर आपको ऑफर कौन करेगा, आपकी अहमियत क्या होगी? लिहाजा आपने पुश बैक तो करना है ना। पाकिस्तान की जो तबाही हुई है इन सारे मामलात के आप देखते हुए, एजिटेशन तो आपने पुश बैक करने के लिए करना ही करना है, लेकिन अभी तक जो जाहिर है कि उस तरह का एजिटेशन नहीं हो सका जो इमरान खान की तवक्को है, और उसकी वजह यह है कि आपके पास तंजीम नहीं है, और तंजीम के बगैर एजिटेशन जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट ला नहीं सकता। वन, सेकेंडली कि इसीलिए अलायंस जरूरी है कि जो वकील होंगे, जमात इस्लामी है, जेयूआई है, इनकी तंजीम है। वोट तो लोग पीटीआई के पास है, लोग तो पीटीआई के पास है, लेकिन लोगों को निकालने के लिए जो तंजीम चाहिए वो नहीं। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिशियन थे, और वही तमाम टॉपिक्स जो आज की लीड स्टोरीज थी उनके साथ साथ थोड़ा केपी के गवर्नमेंट, और हमने वो भी डिस्कस करने की कोशिश की कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ डील ही वाहिद ऑप्शन है कि जिससे इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि हम लोग अभी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर बैठे हुए थे, उसके ऊपर पूरे मुल्क में डिस्कशन जारी थी, फिर 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त सुनाई दी, लेकिन कहानी क्या है कि जो आज की डेवलपमेंट है और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जनाब जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाए और सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दी जाए। कहाँ पर गई एजिटेशन, कहाँ पर गए वकला, क्या ये सारी कानून साजी मुल्क में इस्तेहकाम ला सकेगी?
व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो इसके ऊपर आई थिंक लीगल जो ओपिनियन है सबसे ज़्यादा वही मैटर करती है। मेरे भाई भी हैं, रियासत अली आज़ाद साहब वकला रहनुमा हैं, मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, और जहांगीर जदून साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे, और मियाँ रऊफ़त साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ के अंदर। रियासत भाई, अभी तो 26वीं यानी तरमीम को आप, मैं और सब लेकर बैठे हुए थे, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, फिर 27वीं का सुना, लेकिन तो कहानी बदल गई। आपने देखा होगा कि जब इन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, पहले इन्होंने कहा कि जी हम पीटीआई को बैन कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का, नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि हम जुडिशल रिफॉर्म ला रहे हैं, लोगों ने, साफियों ने पूछा, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, हम कोई नहीं ला रहे, ले आए। फिर उन्होंने कहा जी 26वीं तरमीम आ रही, उन्होंने कहा जी कोई नहीं है जी, आ गई। 27वीं का आप जिक्र हो रहा था, कहते नहीं नहीं, कुछ कहते नहीं यार। अब उन्होंने 27वीं भी रख के, उसके पीछे कितना बड़ा तूफान है वो आपके सामने। अब हमारा जो, जहां तक आपने इंट्रो में कहा ना कि वकील कहाँ गए, वकील अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं, उस पर आवाज उठा रहे हैं, उस पर कन्वेंशन कर रहे हैं, उस पर अपनी जो जिस लेवल की एजिटेशन रिक्वायर्ड है वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ काले कोर्ट की तो नहीं है, ये जो 25 करोड़ अवाम है उसकी है, और इन सबसे पहले पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी। क्या पार्लियामेंटेरियन ने अवाम से वोट नहीं लिए? अवाम ने इस चीज का मैंडेट दिया था कि आप ये 26वीं 27वीं और ये तरमीमें लेके आए, इसका मैंडेट किसी जगह पे दिया था? अगर आप समझते हैं कि आपके पास ये मैंडेट था कि आप निजाम ही बदल देंगे, तो मेरे ख्याल में इसकी बजाय आप अवाम के पास दोबारा चले जाएं, रेफरेंडम करवा लें और इसके ऊपर वोट ले लें कि वो इसको पसंद कर रहे तो आप कर दें, नहीं करते तो ना करें। मेरी जाती राय में, मैं एक जुमले में इस सारे सिनारियो को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये रोज का जो तकल्लुफ है ना, कि कभी 58 तरमीमें आ रही हैं, तो फिर 22 आती हैं, फिर 27वीं आ गई, अब ये आ गई, तो मेरी जाती राय में पार्लियामेंट सिर्फ एक तरमीम कर दे कि ये जो मौजूदा सेटअप है ना, जिसके अंदर वो हुकूमत में बैठे हैं, ये ताहयात रहेगा, इसके बाद कोई तरमीम नहीं होगी। मैं तो समझता हूं सिर्फ इसका वाहिद हल ये है। जमहूरियत है, क्या करें, इलेक्शन होते हैं, वोट पड़ते हैं, इस जमहूरियत की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप अपने स्टेक के लिए, अपने मुल्क के स्टेक से आपने उसको देखा ही नहीं है। आप पूरे मुल्क के निजाम को, पूरे मुल्क के आइन को, कानून को और सारी रवायात को आपने बिल्कुल एक साइड पे रख के खत्म कर दिया है। कौन सा निजाम है मुझे बताएं? मैं अपनी जात को अगर सिक्योर करना चाहता हूं ना राय साहब, तो मैं जो मर्जी लेजिस्लेशन करूं, वो लेजिस्लेशन नहीं होती। लेजिस्लेशन वो होती विच इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, फॉर द होल सोसाइटी। अगर आपने सोसाइटी को, अगर वो कहते हैं ना जजेस की तादाद बढ़ेगी, पेंडेंसी कम होगी ना। कैसे? अभी इधर तो 60,000 केसेस है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर 30 लाख केसेस पड़े हैं, वहां आपको कोई फिक्र नहीं, वहां आपको कोई परेशानी नहीं, वहां जजेस नहीं पढ़ा रहे, वहां पे आपने कोई लॉ को अमेंडमेंट नहीं की, वहां पे आपने किसी कानून को अपडेट नहीं किया। 100-150 साल पुराने कवानीन, CRPC, CPC, कानून शहादत सब चल रहे हैं, उस पे उधर कोई लॉ रिफॉर्म नहीं। आपका लॉ रिफॉर्म सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, यानी सुप्रीम कोर्ट को आपने कवर करना है, मैनेज करना है जैसे चाहे। नेशनल असेंबली से नजदीक है ना, तो वहां से स्टार्ट। नेशनल असेंबली के करीब नहीं, ये दिलों के करीब है और दिमागों के करीब है। असल रीजन ये कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को कर लेते हैं तो बाकी वो शुतुरमुर्ग वाली बात है, बाकी सब अच्छा है। जहांगीर साहब, हाउ डू यू सी दिस स्टेप सर, कि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने की सजेशन भी आ गई है, सर्विसेज चीफ का मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ाने जा रहे हैं, हाउ डू यू सी दीज प्रपोजल सर? हर चीज बढ़ रही है, कोई चीज कम नहीं हो रही। वो सिर्फ जो है ना, महंगाई भी बढ़ रही है, सर्विसेज चीज की उम्र में है, अपने मुद्दत भी बढ़ रही है, जजेस की तादाद भी बढ़ रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो हर चीज बढ़ ही रही है। हम तो कहते हैं कुछ कम हो, तो अब जजेस की तादाद और जो भी चीजें हैं इसके पीछे देखना चाहिए कि इंटेंशन क्या है। बेसिकली देखें, बैकलॉग खत्म करना, ये काजी फाइसा से पूछे ना कि वो 1 साल 2 महीने जज रहे हैं तो उन्होंने कितना बैकलॉग खत्म किया है। इस तरह बैकलॉग खत्म नहीं होते। अब जो ही चीफ जस्टिस आए हैं उसने पहले दिन ही, अभी आज मैं कोर्ट पेश हुआ हूँ, देखें 8 कोर्टें में, पहली दफा 8 नंबर कोर्ट में पेश हुआ हूँ। तो 8 कोर्टें जो है आवाज काम कर रही हैं। 2 उन्होंने कहा 3 के बजाय 2 जजेस के बेंच बनाए, वो 16-17 जजेस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 8 कोर्टें, अगर ये 8 कोर्टें पिछले साल चलती तो आज कम से कम 20,000 केस कम हुआ था। लेकिन ये इंटेंशन नहीं थी इनका। इंटेंशन जो है वो जजेस को तादाद बढ़ा के कुछ और नहीं। ये असल में सुप्रीम कोर्ट में
बैलेंस जो है ना वो अपनी फेवर में करना चाहते हैं कि कोई जजेस की तादाद इस तरह बढ़ाएं कि जो भी काम हो हुकूमत का फौरन चट से पट हो जाए। ये सर जजेस तो किसी के फेवर में नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ आइन और कानून की फेवर में होने चाहिए ना। सिर्फ आइन और कानून तो ये है कि जजेस की तादाद अब हाई कोर्ट में जो असामियां खाली हैं उनको आप फिल क्यों नहीं करते? हर हाई कोर्ट के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर 20 असामियां खाली पड़ी हुई हैं। पाटा को मर्जर किया है, फिर पंजाब के अंदर देखें, सिंध के अंदर देखें, जितनी पेंडेंसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, आम बंदा तो ख्वार हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सिविल जज के अंदर उनके 200 300 केस लगा होता है, उधर पेंडेंसी आप बढ़ाती। और पेंडेंसी की बढ़ने जमा होने की वजह क्या है? ये गवर्नमेंट की गवर्नेंस है। अगर गवर्नेंस आप ठीक करें तो केसेस लगते ही नहीं है। आप ये रासदार साहब आपके पास बैठे, पूछे इन्हें सीडीए कितने केसेस हैं हाई कोर्ट पे, सीडीए को आप ठीक नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट में आप जो है जजेस की तादाद बढ़ा रही है। आसान काम है जी। जज बैठे हैं कहाँ पे अगर 25-30 आएंगे तो? लेकिन सर 34 बैरिस्टर साहब, 34 जजेस टेंट लगाए जाएंगे, टेंट। वो किधर बैठेंगे? नहीं, टेंट नहीं, हम नई बिल्डिंग बनाएंगे रियासत भी, ऑब्वियसली कोई नई बिल्डिंग बनेगी सुप्रीम कोर्ट में। फर्दर मजाक जो है बना हुआ है, यकीन करें। अब इतनी तरमीमें आ रही हैं, तरमीम भी जो है ना कानून चटपट रात को आप देखो, आज दिन तक किसी को पता नहीं। अभी कहते हैं जी असेंबली में बिल आ रहा है जी, कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिए। ये तो F-16 से भी सुपरसोनिक स्पीड पे काम हो रहे हैं सर। अभी प्रपोजल्स हैं, अभी फ्लोट कर रहे हैं आइडियाज, अभी काम कर रहे हैं, अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है उसके ऊपर। चलें, अल्लाह करे कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, फ्लोट करें, अच्छी बात है। लेकिन हम तो करते हैं कि कोई काम इस तरह करो कि सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथ मिले, बजाय इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट को फर्दर जो है वो डाइल्यूट करें या डिवाइड करने की कोशिश करें, तो सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथ मिले। तो अभी देखो कल जुडिशियल कमीशन का इजलास है, उसके बाद कुछ चीजों सर उससे एक दिन पहले जजेस की तादाद बढ़ाने का इंदिया दे देना, ये बड़ा मीनिंगफुल है। मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने वो स्टार्ट कर दी रियासत भाई। एक दिन पहले जजेस की तादाद का इंदिया देना कि हम बढ़ा रहे हैं, क्या वाकई में हुकूमत को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा हुकूमतें कंट्रोल कर सकती हैं और उसके लिए हमें जजेस की तादाद बढ़ानी? देखिए, अदालतें जो है ना वो हुकूमतों को कंट्रोल नहीं करती, उनका काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना। हाँ। क्या गारंटी है कि ये जजेस जो लेके आ रहे हैं उससे हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल होगी, या फिर ये है मैलस कि अपने लोग लेके आना चाह रहे हैं और इसको मैनेज करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर आप वाकयातन मेरिट पे ला रहे हैं, आप देखें 17 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का कितना बजट है, उसको अब आपने डबल करना है। क्या आपका गवर्नमेंट एक्सचेकर उसको बर्दाश्त कर सकता है? एक जज के साथ कितना अमला होता है, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड, माली, बावर्ची, क्लर्क ऑफ द कोर्ट, रीडर, सेक्रेटरी, क्लर्क, ड्राइवर, उनके फिर मेडिकल अलाउंसेस, आगे रिहायशें, ये सारा यार इंडिया के अंदर 1 अरब 25 करोड़ आबादी है राय साहब, 1 और अरब 31 जजेस है, 31 डिवाइड करके लाएं तो देख लें। 1 अरब 25 करोड़, हम सिर्फ 25 करोड़ है और 17 जजेस। आपने अगर तादाद बढ़ानी, आपने चीफ जस्टिस से पूछा है? जिसके घर में आप तादाद बढ़ाना चाह रहे हो उससे पूछो कि क्या 17 जजेस से वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं, उनकी सजेशन है या नहीं, उनकी आउटपुट है या नहीं है। देखिए, अगर वो मैनेज कर सकते हैं इन 17 जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट को और बैकलॉग भी खत्म कर सकते हैं, ये तो उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और ये टोटली चीफ जस्टिस की डोमेन है। आप उनको पूछे, उनको करने दे। अगर वो डिमांड करते हैं कि हमें 2 जजेस बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे, अडाक लगा ले, जैसे आपने पहले लगाए, लेकिन आपका मकसद फिर भी हल नहीं हुआ। अब मकसद हल करना है, जजेस की तादाद बढ़ाना मकसद नहीं है। बैकलॉग, ये तो एक ग्राउंड है ना जो आपको यहाँ आई वॉश है, जो आपको दिखाया जा रहा है कि बैकलॉग को फिनिश करना है। दिस इज नॉट इंटेंशन। यहाँ पे मुझे याद है कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो ये आईनी बेंच बनना, तो तब भी ये एक्सक्यूज दिया जाता था कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, पेंडेंसी खत्म करेंगे, आईनी कोई केसेस सारे एक साइड पे हो जाएंगे, तो यूं करके केसेस जो हैं। मुझे राय साहब बताएं, बैरिस्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे बताएं वहां पे कितने कोर्ट रूम है? कहां सुप्रीम कोर्ट? एक और सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे? साथ जगह पड़ी हुई है ना, जगह तो यहाँ पे F9 में भी पड़ी है, यहाँ पे जगह तो रोज गार्डन के पास भी पड़ी, जगह तो हर जगह पे पड़ी है, बन जाएगी ना कोर्ट? नहीं, मुझे बताएं कि जिस कौम को रोटी नहीं मिल रही, गरीब लोगों को जूते पहनने को आपने नहीं, वो इमारत देखी है जो कायसा बनवा, वो जो आपने देखा है, वो मैं कहता हूं कि आप चीफ जस्टिस को टाइम देना, एक सेकंड, चीफ जस्टिस को टाइम देना, वो वर्किंग आवर बढ़ा सकते हैं। हाँ। वो अपना जो वर्किंग स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं, ये तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आपने कितने करोड़ रुपए वो आगे दीवारें लगा दी, आपने सुप्रीम कोर्ट का नक्शा खराब कर दिया। 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया भाई तुम्हारी इस शौक के लिए, जिसके ऊपर वो आपने दीवारों के ऊपर जो कुछ लिखा है आपने अपनी इस टेन्योर के अंदर को किया भी है, वो राइट आपने दिए भी है पब्लिक को। पब्लिक तो आपकी मर गई, यहां पे रोती है,
चीखती है, वो तो आवाज चिल्लाती ही है, पता नहीं जाती नहीं, सिस्कियां पब्लिक लेती की है। आवाज भी आपने जाती नहीं। पूछा नहीं, कराची पे बैरिस्टर को पुलिस वालों ने हाथ और पांव से घसीटा रोड के ऊपर, एंड यू वर केप्ट मम एंड साइलेंट। कोई यहाँ पे आवाज भी ना उठाए, कोई आईन और लेकिन कानून वो- की बात भी ना वो करे, बिल्डिंग को कोई structure लोगों तो के है। हकूक की बात भी ना करे। आपको अल्लाह ने चीफ जस्टिस बनाया था, आपको अल्लाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी के अंदर 184(3) के तहत आपको अख्तियार दिया था। व्हाई यू हैव You नॉट could have टेकन द asked. एक्शन? You could have asked. आपने एक भी किसी इतने बड़े जो पब्लिक एट लार्ज का या पब्लिक इंटरेस्ट का इशू था, आपने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। यू आर पार्ट एंड पार्सल, आप उस जुल्म का हिस्सा बने रहे। फिर नफब तो हम ये कह तो सकते ये कौन सी बात, लोग तंग आ गए, लोगों की हालतें, आप पब्लिक में जाएं, राय साहब लोगों को मिले, ये जो खड्डा मार्केट है ये करीब, वहां जाएं, डेंटर को मिले, पेंटर को मिले, वो वाइपर बेचने वाले को मिले, वहां पे जो बेचारा इलेक्ट्रिशियन बैठा उससे पूछे उनकी जिंदगी क्या है, उसका मेयार क्या है। बहुत मुश्किल हुई। आपने तो आर्टिकल 25 लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि तालीम मुफ्त होगी, मेडिकल सहूलत फ्री होगी। अब आपने एक आर्टिकल 9 भी बदल दिया है एनवायरमेंट के हवाले से। एनवायरमेंट में आपने क्या तब्दीली की? Smog law लाहौर में आपने ऐसे ही। स्कूल बंद कर दिए, ऐसे ही। दुनिया का पहला जहांगीर गंदा साहब, शहर डिक्लेयर हो ऐसे गया। ही, आप ऐसे क्या ही, कर रहे हैं? ऐसे। जहांगीर साहब, वैसे तो आप बिल्डिंग की पहले बात कर रहे थे, आप लाइटर नोट पे बात कर रहे थे, मैं उसको सीरियस नोट पे लेके जा रहा हूं। हमने 12 करोड़ रुपया, वो जो दीवारें खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर वो खताती हुई और लिखा हुआ है, माजी के चीफ जस्टिस तो 12 करोड़ वहां पे लगा के चले गए। तो मौजूदा निजाम भी कोई ना कोई बिल्डिंग तो प्रोवाइड करेगा ना सर? उसी में अदालतें लगा रहे हैं ना जी। वो तो वैसे भी ह्यूमन राइट्स की मॉन्यूमेंट बन गई है जी। तो ह्यूमन राइट्स को अगर दफन करना है तो वहां भी अदालतें लगा लें, अच्छी बात है। नहीं सर, वो दफन करने के लिए नहीं काई साहब ने बनवाई थी, उन्होंने तो आपके और मेरी यादगार के लिए बनवाई थी कि दीज आर योर राइट्स, ये आपके हकूक है। उनकी यादगार में ह्यूमन राइट्स दफन होंगे ना, उसके अलावा कुछ चारा नहीं है। वो तो कुछ दफन करके चले गए हैं। हाँ। जो बाकी रहते हैं तो वो फिर अभी जो नए जजेस इंक्रीज कराने जा रहे हैं वो दफन कर देंगे। इस तरह बात नहीं बात होती। देखें सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने पूरा जो असल जो था ना वो अपना खूबसूरती स्ट्रक्चर वो तबाह करके चले गए हैं। देखिए वहां पे क्या जरूरत थी अब कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, जज है, उसको मना नहीं कर सकता। यही किसी आप सरकारी पब्लिक बिल्डिंग किसी और के साथ करते, फौरन हाई कोर्ट स्टे देती कि जी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक बिल्डिंग है, इसको सर डिस्टर्ब न करें। अब ये हमारा अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी खूबसूरत बनी हुई है, जिसने डिजाइन बनाया, उसको एक तरफ पूरी सुप्रीम कोर्ट को वो तबाह करके चले गए हैं। 12 करोड़ रुपया। अभी एक बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है सुप्रीम कोर्ट जी से, ऐसे ही है। इसका मकसद क्या था, बिडिंग कैसी हुई है, किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो चीजें सामने आ जाएंगी कि इस तो फिर सर आपके जवाब तो मिल गया ना कि नए जजेस बैठेंगे कहाँ, फिर वो तो जवाब मिल गया हमें उसका। तो नहीं देखें, नई जजेस की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड लें। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर चीफ जस्टिस हैं, बाकी को नहीं, चीफ जस्टिस को पूछेंगे कि आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो आप क्या कहते हैं। तो फिर वो एज ए चीफ जस्टिस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, जगह देखेगा, फिर इनको कहेगा। अगर बढ़ा भी देंगे जुडिशियल कमीशन का वो इजलास ही नहीं बुलाएंगे, जजेस अपॉइंट ही नहीं होंगे, बढ़ाने दे बढ़ाते हैं। तो मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपके आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जजेस की तादाद गालबन बढ़ाने की कोई सजेशन फ्लोट हुई है, 17 से 34 कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। डू यू थिंक कि ज़रूरत है 17 से 34 करने की जजेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना मुहम्मद। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपके प्रोग्राम में बुलाने का। मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी ज़ाती राय उसमें है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो ज़ेर अल्तवा बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें साइलिन को अगर फ़ायदा पहुंचता है और उनको स्पीडी ट्रायल मिलता है तो अगर जजेस की माकूल तादाद बढ़ा ली जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, पहले डिस्कशन बिल्कुल इन लेना हाउस होनी चाहिए। वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उनको लेना चाहिए, बिल्कुल उनसे मशावरत होनी चाहिए। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आज जो भी कोई बिलिंग चिलिंग इस पे हो रही है वो पहले चीफ जस्टिस से डिस्कस की गई होगी? मैं तो चूँकि किसी चीज़ में बदनीति नहीं ढूंढूंगा। क्यों नहीं ढूंढेंगे? उम्मीद अगर है कहीं पे नजर आ रही होगी तो हम पॉइंट आउट करेंगे ना। मुझे उम्मीद यही है कि उन्होंने मशावरत जरूर की होगी और इसके कोई फायदे, कोई समरात देखे होंगे, तो इसलिए इसकी ये तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी एग्जैक्ट यही फवायद आपको और मुझे बताए गए थे कि जी आईनी जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा है, सो आईनी तरमीम के बाद एक बेंच बन जाएगा या आईनी कोर्ट बन जाएगी तो पेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। यही आपको और मुझे बताया गया था। 26 आईनी तरमीम के हवाले से आइन जो है ना कोई जामे दस्तावेज नहीं है कि जिसमें तरमीम नहीं हो सकती। किसी वक्त हो सकती है। आर्टिकल 239 क्लियर है इस बारे में जी। तो वो जो है अगर 2/3 अक्सरियत हुकूमत अपना पार्लियामेंट में ले आती है तो तरमीम उसमें कर सकती है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। लेकिन कल को अगर यही पार्लियामान ये तरमीम लेके आ सकती है कि हम एक दफा
8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, जिस किस्म का भी इलेक्शन हुआ, अगले 20 साल के लिए अब ये असेंबली ऐसी कैसी चलेगी? तो क्या हम उस तरमीम को मान लेंगे? ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, एक इंस्टेंस दे रहा हूं मैं आपको, एक मिसाल दे रहा हूं, तो हम अगले 20 साल के लिए फिर उस निजाम को मान लेंगे कि जी अब पार्लियामान ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ कर ली है तो 20 साल के लिए चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो चीज़ें हैं जैसे आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील हो जाता है, उसमें बाकायदा आइन असम्बली के तक मुद्दत का तयन है 5 साल। वो तो खुद अपनी मोहताब मर जाती है जब उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे इस्लामाबाद में तो बाकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो जजेस की पेंडेंसी ज़्यादा थी, वहाँ पे ज़रूरत थी, जहाँ ज़रूरत है सब लोअर कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, वो तो लाखों में ना। मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि 8 से 16 होने चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ पे चूंकि पेंडेंसी पूरे पाकिस्तान की लिटिगेशन इस्लामाबाद के अंदर हो रही है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रियाज साहब, यहाँ पे एक सवाल, इस सारी जो है ना बहस, इसमें एक सवाल फिर से बार बार जन्म लेता है कि यार मैंडेट है आपके पास, जिस तरह मियां साहब कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इखलाकी तौर के ऊपर भी एक डिस्कशन है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है अभी तक उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। अभी तक बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर लोग फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं कि जनाब ए वेखो ए वेखो ए वेखो। इखलाकी तौर के ऊपर मैंडेट है गवर्नमेंट के पास? देखिए, जनरल लेजिस्लेशन के लिए तो कोई वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब देखिए जैसी भी है मेजॉरिटी उनके पास है, सरे दस्त अनटिल अनलेस केस को आइदर वे इसको चेंज कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप आइन को तब्दील करें, जो मुत्तफिका आइन है 1973 का, इसको 5 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया है। हमारे जो लीगल फर्टेनिटी के लोग थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बार काउंसिल ने इसको अपोज किया। बलोचिस्तान, जहां से मेरे भाई अभी न्यूली सदर मुंतखब हुए, मेरी तरफ से इनको मीडिया पे भी मुबारकबाद, ठीक है, वहां से उन्होंने अपोज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको अपोज किया है, कराची बार ने किया, बहुत सारी बार एसोसिएशन, यानी 5 पॉलिटिकल पार्टी और लीगल फर्टेनिटी ने भी उसको अपोज किया है। तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ठीक है, आज आपकी मेजॉरिटी है या आप मेजॉरिटी को पूरा कर रहे हैं या कामयाब हो गए, व्हाटएवर, आपने आपके पास मेजॉरिटी, आपने कर ली लेजिस्लेशन। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मस्ट बी बिहाइंड सम, उसको वो होनी चाहिए कुछ वो क्या लिजिटिमेसी होनी चाहिए और अवाम का एतमाद होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और फिर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी स्वीट विल, विश और विम पे आप समझते हैं कि कोई भी जस्टिफिकेशन दे के आप उसको तब्दील करें, तो ये मुनासिब नहीं। आज लोग उसको अपोज कर रहे हैं। भुट्टो ने जब आइन बनाया था तो किसी ने अपोज तो नहीं किया था, और बड़ा कंप्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है और मैं समझता हूं कि बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर तब्दीली की भी जरूरत नहीं दरामद हो जाए। बाकी वो उस पे अमल दरामद लिखा, देखे चैप्टर नंबर 2 जो है 1973 का 8 से 28 आर्टिकल मुझे बताएं आज तक इंप्लीमेंट हुआ है। मुझे एक आर्टिकल 4 है कि जी एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मुझे वो इंप्लीमेंट करके दिखा देना आप, साकिब भाई आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे बता दें उसकी कोई मिसाल दे दें। बहुत लोगों को रिजर्वेशन है। तो इसमें मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता चलूं। जब ये 26 से तरमीम ला रहे थे तो उसमें जो पाकिस्तान की जो मेजर पार्टियां जो कुछ नुमाइंदगी रखती हैं पार्लियामेंट्री, उनके दरमियान भी मुशावरत का अमल जारी था। जो ओरिजिनल मसवदा था सबसे पहला जो था, तो उसमें काले लिफाफे वाला, हाँ जी, जो बोर्डा के घर में गया था। उसके बाद फिर किसी को पता नहीं था उसके अंदर। उसके बाद फिर उसमें पीटीआई भी शरीक थी। तो मेरे जो इल्म में बात बताई या किसी लाई गई, जो बताया गया वहाँ पर कि उनका मुतालबा यही था कि इसमें सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। वैसे बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट आप मुत्तफिक हैं इस पे? नहीं होना चाहिए। और दूसरी क्योंकि ये आइंदा फिर मैंने आपको दोबारा शो में बुलाना है, जब ये होने लगेंगे तो फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि आप ये कह के गए। जी, और दूसरा ये था कि आईनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बननी चाहिए ना, तो वो बेंच बना दिया। नहीं, बेंच समथिंग एल्स है, और कोर्ट का एक सेपरेट बनना वो था। उस पर भी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा ठीक है, अंदर बेंच बना देते हैं अंदर। तीसरा ये इनका था, डिमांड थी कि काजी फैदिसा की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए ना, जजेस की जो एज है वो 65 से 68 नहीं होनी चाहिए, उसको निकाल दिया गया। उसके बाद तो फिर उनके अभी अथॉरिटी रहती सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब का हमें बार बार कहा जाता रहा कि वही चीफ जस्टिस होंगे अगले, नहीं बने। यही अफरीदी साहब है। जहांगीर साहब, ये तो जो मियां साहब पिक्चर दिखा रहे हैं ना, उसमें तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने टोटली सरेंडर किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी डिमांड जो थी 26वीं यानी तरमीम में फुलफिल हो गई थी। जी मियां साहब जो पिक्चर में दिखा रहे हैं वो कहते हैं कि जितनी तरमीम जो शिकें थी वो सारी जो तहरीक इंसाफ ने की वो निकाल दी गई, जो गवर्नमेंट ने, और वो सारी निकाल दी। और गवर्नमेंट ने वहां पे जो मुझे उनका इंप्रेशन मिला उनकी गुफ्तगू से, तहरीक इंसाफ वहां जीत गई,
26वीं आईनी तरमीम में और गवर्नमेंट सरेंडर कर गई थी वहां पर, जो मुझे इंप्रेशन मिला। मियां साहब को मुबारक हो, आज ही चार्ज लिया है तो वीडियो पे भी आए हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सूट और टाई उन्होंने बड़ा खूबसूरत सूट पहना हुआ है। वो तीन ही मेन चीजों से तीन यही थी। हम ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के लायज है उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, तो ये मेरिट पे रिप्रेजेंट करे। इनकी बात मीडिया पे भी मेरिट पे होनी चाहिए, विदाउट एनी लाइकिंग डिसलाइकिंग ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। इनके आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, कानून के साथ, जो आइन और कानून में बेहतर है। अब जब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि बैकलॉग अगर कम करना है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पहले मैंने आपको इनके आने से पहले यही बताया है कि आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगी तो आपके केसेस किस तरह काम होंगे, इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाहिद मकसद उनका ये है कि बैलेंस किसी ने, आप ये देखें अभी आपने तो कहा जी अभी नई खबर आई है कि जी उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है बंदा वो होगा। अब देखें जितनी काम ये कर रहे हैं ना, एब्रप्टली ये तरमीम कर दो वो तरमीम कर दो। देखिए तरमीमें करने का बिल्कुल राइट है, 239 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट के पास अख्तियार है, लेकिन पार्लियामेंट का अख्तियार लिमिटेड है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं चेंज कर सकते। क्या पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा का कोई हिस्सा काबुल के हवाले कर सकती है? कितनी बख्तियार है पार्लियामेंट? क्या खैबर पख्तून का नाम जो है उनकी लोगों की रजामंदी के बगैर चेंज कर सकती है? क्या पंजाब का कोई हिस्सा इंडिया को दे सकती है? पार्लियामेंट नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, आप अदलिया की आजादी पे कदगन नहीं लगा सकते। ये आइन आपको पता है, आइन पाबंदी लगाता है। उसी 239 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि कोई भी तरमीम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। क्या आज दिन तक तरमीम कोई चैलेंज नहीं हुई है? रोजाना आज देखें कितनी दरखास्तें हुई हैं, पहले कितनी तरमीमें चैलेंज हुई हैं। आइन का ये मतलब नहीं है जो आइन पे लिख दिया गया है तो वो कुरान का रूप है, वो चेंज नहीं हो सकते या उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। तो जो भी गवर्नमेंट तरमीम करती है, देखिए आइन हमारा है, ये 25 करोड़ अवाम का, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये किसी की तंजीम का नहीं है, ये किसी दो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं, ये अवाम का है, 25 करोड़ अवाम। जब आइन में तरमीम करते हैं तो उसको डिबेट के लिए खुला छोड़ें, उसको सेमिनार कराएं। अब ये तो नहीं रात के अंधेरे में आप लिफाफा लेके आ जाएंगे, आइन में तरमीम करनी है, एक लिफाफा लेके आएंगे, आज कानून तब्दील करना है, आज जजेस 34 कर दें, आज जजेस 12 कर दें, आज 8 कर दें। ये इस तरह काम नहीं चलता। आप एक देखें ना, अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म लगाना चाहते हैं, ये दोनों मेरे भाई प्रेसिडेंट, एक हाई कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर लाएं, हम भी डिबेट करें, ये भी डिबेट करें। दैट इज द ओनली क्वेश्चन, डिबेट करवाएं और उसके बाद लेके आए। जहांगीर साहब आपका शुक्रिया, मियां साहब आपका शुक्रिया, रहसर आजाद साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज का शिखा इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी तरमीम, कोई भी 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट कहीं पर भी बैठी हो, उसका मकसद आपकी और मेरी बेहतरी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।